में मैं हूँ आपकी दोस्त सपना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी केन्स के मॉडल के बारे में, एम्प्लॉयमेंट और इनकम का जो मॉडल था वो हमने डिस्कस किया था। उसमें जो पॉइंट थे, यानी कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, क्या थी इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड थी जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल पॉइंट पे आती है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाती थी, तो उस पॉइंट को हम बोल देते थे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हमने उसको डिस्कस किया था उस पर मॉडल के थ्रू। ठीक है जी, इस तरह से हमने एक मॉडल क्रिएट किया था कि जो सप्लाई है वो कितने डिग्री एंगल पे इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जाके वो क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। और डिमांड क्या थी, डिमांड हमारी इस तरह से गई और एक पॉइंट पे जाके वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो गया। अब इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया था, ई पॉइंट, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने बोला था इफेक्टिव डिमांड। यहाँ पर हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड है, दोनों क्या है, इक्वल पॉइंट पे है। ठीक है जी, वो दोनों को क्रॉस कर रही है उस टाइम पे, दोनों इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है, तो उस चीज़ को हमने बोल दिया था इफेक्टिव डिमांड। यानी कि इफेक्टिव डिमांड उस टाइम पे बनती है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बनाती है। तो इस तरह से हमने इसको कवर किया था। अब जो एग्रीगेट सप्लाई थी वो क्या है, ये एक स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है जी, क्योंकि जो भी चीज़ है वो लॉन्ग टर्म के लिए इसने डिफाइन नहीं की थी। केन्स के अकॉर्डिंग जगह अगर हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर चलते हैं तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मत लेके चलो, उसे शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलो। तो उस केस में जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब जोर किस पर पड़ता है, जोर पड़ता है हमारा एग्रीगेट डिमांड पर, यानी कि डिमांड को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकते। तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हमने पढ़ा था कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पर हमने डिपेंड की थी डिमांड। एक था हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा था इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के आगे क्या था, किस बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो मैं कंपनी को चला रही हूँ, तो अगर मैं कोई चीज़ इन्वेस्ट करती हुई, अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगी तो मैं इस बेसिस पे करूँगी कि मुझे फर्दर उससे प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट को लेकर ही मैं उस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगी। मैंने पिछली वीडियो में इन्वेस्टमेंट का आपको फंक्शन समझाया था कि आखिर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है जी, या तो दो तरह से था, एक प्राइवेट एक पब्लिक। गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करती है वो किस बेसिस पे करती है, वो ऑटोनॉमस, क्लियर, उसमें ना तो वो इनकम देखती है ना वो प्रॉफिट देखती है, उस बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करती थी। लेकिन हम अगर नॉर्मली बात करें, हम जैसे लोग हैं तो हम लोग बेसिकली प्रॉफिट को लेकर चलते हैं, प्रॉफिट को लेकर ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें कितना फ़ायदा होगा अगर हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं, अगर हम नई मशीनरी लेके आते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें उससे प्रॉफिट होगा भी या नहीं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे हम करते हैं, एक था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और दूसरा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ न्यू इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर मैं कोई कंपनी चला रही हूँ, ऑब्वियसली मैं अगर चला रही हूँ तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट, मैंने कुछ तो प्रोड्यूस किया ही होगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ नई इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट इज न्यू इन्वेस्टमेंट, कोई न्यू मुझे मशीन लेके आनी है, कोई नई चीज़ लेके आनी है, कोई नया इक्विपमेंट कोई लेके आना है जो कि मेरी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, जिससे मुझे प्रॉफिट हो सके, तो इस टाइम पे आप ध्यान रखिए कि ये न्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट की नहीं। कोई पुराना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हम, कोई नई इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम कोई चीज़ लगाते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेड रेट्स, यानी कि हमने एक अनुमान लगाया है, ठीक है, प्रॉफिट को देखते हुए, अनुमान लगाते हुए, ठीक है, क्या की हमने, न्यू इन्वेस्टमेंट, कोई नई इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमने क्या बोल दिया, उसका जो रेट निकलता है, उससे जो प्रॉफिट होता है, उससे क्या कहा जाता है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द रेशियो बिटवीन द प्रोस्पेक्टेड यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड्स एंड देयर सप्लाई प्राइस। सेम चीज़ इसीलिए भी बोल दी है कि एक साल में, ठीक है, उसने क्या किया, एस्टिमेट लगाया है कि एक साल में कितनी आप जो नई प्रोडक्ट लगाते हो उससे आपको कितना सप्लाई होती है, कितनी गुड्स के आपको प्रॉफिट होता है। अब जो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी। नंबर 1 पे है
प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सेकंड इज वन सप्लाई प्राइस। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक न्यू मशीनरी लगाई है, ठीक है जी, न्यू मशीनरी मेरी है 20,000 की, ठीक है जी, ये न्यू इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, ये न्यू इन्वेस्टमेंट है 20,000 की। इस पर मैंने जो एस्टिमेट लगाया है, एस्टिमेट मैंने लगाया है कि जो 20,000 की मैंने न्यू इन्वेस्टमेंट की है वो मुझे 10 साल तक, 10 ईयर्स तक 40,000 का प्रॉफिट देगी, ठीक है जी। 20,000 की मैंने न्यू इन्वेस्टमेंट की है, 10 साल तक वो मुझे 40,000 का जो है प्रॉफिट देगी। यानी कि सीधा देखा जाए तो 40,000 क्या है हमारे पास प्रॉफिट, हमने जो सोचा है 20,000 की हमारी जो मशीनरी है, तो इस पे हमें कितना मिलता है 20,000, ठीक है। 20,000 हमारे पास क्या आ जाता है, उसका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ये इन चीज़ को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमने 20,000 का 10 ईयर्स का निकालना है। 20,000 का 10 ईयर्स पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 ईयर्स पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 जीरो हो जाएगा तो 2,000। यानी कि अगर हम एक साल का अनुमान लगा के चले तो हमें एक साल में कितनी प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 2,000 का, ठीक है। और 10 साल का देखा जाए तो 10 साल का हमें कितना हो जाता है 20,000 का। अब मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है 2,000 और उस पर जो एस्टिमेट हमने लगाया था वो कितना था 20,000, ठीक है। 2,000 एंड 20,000 इंटू 100। अब 100 किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 10 20, यानी कि 10% हमारे पास क्या निकलता है, हमारे पास मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये 10% जो है वो है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि MEC, क्लियर। जो प्रॉफिट होता है वो कितने में होता है, वो रुपये में होता है, रुपीज़ में होता है। तो जो मार्जिन एफिशिएंसी कैपिटल हमने निकाली है वो किस में होता है, रेट में होता है, परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंटेज में निकल गया, क्लियर हुआ। अब जो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता था, ठीक है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिव, इन दो चीज़ों पे हमने पढ़ा था जब हमने डायग्राम भी डिस्कस किया था, जब हमने इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो मॉडल डिस्कस किया था उसमें भी सेम चीज़ थी। जो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी, हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस। सो अब हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड है an asset is the aggregate net return expected from the during its whole life, यानी कि जो भी आप नई एसेट लेके आए हो उसका रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है, क्या प्रॉफिट अर्न होने वाला है, पूरी जो जितने टाइम तक वो चलने वाली है, जितना उसका एयर टाइम है तब तक उसका कितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। ये एक एस्टिमेट आपको लगाया जाता है किसमें, प्रोस्पेक्टिव यील्ड में, ठीक है। ये एक अंदाज़ा होता है, अनुमान होता है कि इतने साल तक ये आपको इतना प्रॉफिट देने वाली है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, क्लियर। तो जैसे PY क्या हमें रिप्रेजेंट करती है, ये हमें रिप्रेजेंट करती है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी कि एक एस्टिमेट है, एक अनुमान आए हैं। तो Q1 यानी कि फर्स्ट ईयर में हमें इसने कितना प्रॉफिट दिया, सेकेंड ईयर में इसने हमें कितना प्रॉफिट दिया। अब जो नई मशीनरी है वो कितने टाइम तक चलती है, एंड का मतलब कितने टाइम तक चल सकती है, 10 ईयर भी चल सकती है, 5 ईयर भी चल सकती है, इससे अबव भी हो सकती है। तो वो एंड को रिप्रेजेंट करते थे, जितने टाइम तक चलती है उसको हम एंड करते हैं, ठीक है। देन सप्लाई प्राइस क्या है, द सप्लाई ऑफ द कैपिटल एसेट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड, नॉट द सप्लाई प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। अब इसमें वो क्या कहता है कि जो सप्लाई प्राइस है वो किस चीज़ पे होता है, जब आप कोई नई मशीनरी, जिससे आपने फर्स्ट प्रॉफिट कब देखा, जब आपने कोई नई मशीनरी लगाई उस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, जनाने की पिछली वाली जो प्रीवियस ईयर की है या फिर पुरानी आपकी जो एसेट्स है उस पे आप इसको स्कोर नहीं कैलकुलेट करोगे, जो नई एसेट आपने लगाई है उस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो उस तरह से इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, SPPY, यानी कि जो हमने अनुमान लगाया है, ठीक है, 1 + M। सो 1 + M क्या है हमारे पास, यहाँ पे सप्लाई प्राइस है,
ठीक है, जितना हमें उसने दिया होगा 1 ईयर में उसने कुल कितनी सप्लाई प्राइस है उस चीज़ की, तो उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ में। क्लियर? सो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। अब हम क्या करेंगे, इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एम यानी कि हमारा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आ गया। ठीक है, पी वाई जो हमने एस्टिमेट लगाया है, जितने हमें प्रॉफिट हुआ है, जितना हमें इनकम प्रॉफिट हुई है 1 ईयर में, जितने भी ईयर में, ठीक है, कितने साल में वो चलेगी चीज़, और उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में हमने इसको सप्लाई प्राइस, ठीक है जी, जितनी हमने वो चीज़ ली है उसका सप्लाई प्राइस क्या है, और देन ये जो चीज़ है ये यहाँ पर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या आ गई हमारे पास, जो हमारा टाइम है, टाइम भी तो हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम में इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसे एक नए फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास पी वाई है 1210, एस पी है 1000, टाइम हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 ईयर्स का। हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू पी वाई ओवर एस पी टाइम -1। अब पी वाई हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ पे 1210, एस पी हमारे पास है 1000, टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स -1। ठीक है जी, इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, इसको हमने कट कर दिया। अब 1 to 1 1021 हमारे पास किस तरह से आता है, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 121। सो जब 100 को करते हैं तो 10 into 10, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 100, यानी कि 2 ईयर्स का हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ पर 111/10 -1। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10। 1/10 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.1%। तो ये जो हमारे पास परसेंटेज आई है वो क्या है हमारी MEC। तो जो भी हमने मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया है वो इस वे से की है। ठीक है, सो अब हम इसे एक टेबल के साथ समझेंगे, एक डायग्राम के साथ समझेंगे कि किस तरह से हमारी मार्जिन एफिशिएंसी कैपिटल जो है वो अगर डिक्रीज होती है तो हमारे डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, वो भी डिक्रीज हो जाती है, वो किस तरह से होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसे एक डायग्राम से समझेंगे, एक टेबल से समझेंगे। जब हमने इन्वेस्टमेंट की 50 की तो हमारे पास हमारा मार्जिन कितना निकल गया था 10%। जब हमने 100 की तो हमारे पास मार्जिन आ गया 8%। उसके बाद देखो आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। वो किस बेसिस पे होती है, आपके डिमांड के बेसिस पे ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो डायग्राम में हम किस तरह से समझ सकते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट थी, जब 50 पर थी तब हमारा 10% था, यानी कि सीधा इंक्रीज था। जब वो 600 पर आया तो हमारे पास 2% रह गया, यानी कि वो घट गई। ठीक है, नीचे चले गई, डिक्रीज हो गई। तो ये आपका MEC वाला जो है ग्राफ को नीचे चला गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर पर चला गया। ठीक है जी, तो जिस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है उस तरह से आपका MEC इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है उस टाइम पे। तो उसके लिए आपको डिमांड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो MEC है वो इंक्रीज हो सकती है। इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आपने लेबर ज़्यादा कर दी है, आपने अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो इंक्रीज कर दिए हैं, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस वजह से आप जो आपका MEC है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चला जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया हो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर